हमें ये मानना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट मोर ऑल अबाउट हार्ड वर्क सर। थोड़ा बहुत किस्मत भी होती है। कई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था इस बार, जो बहुत डिज़र्विंग है, बट इस बार नहीं हो पाया। जैसे सर 2 बार नहीं हुआ था मेरा, लगातार 2 बार मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। और फिर मुझे लगता था कई बार कि अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? पर हिमाचल प्रदेश के लिए मैं जोगटा अकेडमी की बुक शुरू से लेकर अभी तक वही यूज़ करता था। उसको मैंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज़ कर लिया है। जैसे कि आपका मेगा मॉक हुआ था, उसमें आई स्कोर्ड इन टॉप 10, तो मेरे को उस वजह से मेंस के लिए भी फ्री मिल गई थी सर टेस्ट सीरीज़। तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। ये सर आई विल बी रेडी फॉर द ट्रांसफ़र। आई थिंक सर ट्रांसफ़र जो है वो पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा ट्रांसफ़र के लिए रेडी रहना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक शर्मा जी है, जिनका अभी रिसेंटली एचपीएस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। इनको 13th रैंक मिली है। असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में ये अपनी सेवाएं देंगे। तो आज हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे और किस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे अपनी प्रेपरेशन में। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जब आपका नाम लिस्ट में आ चुका है। तो आप अपने बारे में ब्रीफली बताएं, आप कहाँ से हो और आपकी फैमिली में कौन है। सर सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड थैंक्स फॉर दिस ऑल्सो सर, फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। सर आई एम बेसिकली फ्रॉम बलसन, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला। और सर आपकी फैमिली में ये सर मेरी फैमिली में सर मेरे फादर है, मदर है और मेरी सिस्टर है। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ही इज़ वर्किंग इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बीएसएनएल। सर वो जॉब कर रहे हैं। मेरी मम्मा जो है वो हाउस वाइफ है, और जो मेरी सिस्टर है वो टीचर है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया है ना, तो जैसे हम देखते हैं कि इस तैयारी में एक लंबा समय लगता है, और जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम देता है वो तो इन्वॉल्व रहता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली भी जुड़ी होती है। तो रिज़ल्ट जब आया तो कब आपको पता चला, कैसे पता चला, और जब आपकी फैमिली में ये खबर पहुंची कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या उस टाइम एक माहौल था घर का। सर ये जो रिज़ल्ट आया वो 7:30 बजे के आसपास आया। उस वक़्त मैं अपनी मदर के साथ था, और हम लोग यहीं शिमला में थे। तो जब मैंने मम्मी को रिज़ल्ट सुनाया कि मम्मा मेरा हो गया है रिज़ल्ट, तो माय मदर वाज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने अपने फ़ादर को कॉल करा, वो गाँव में थे, तो उन्हें बताया मैंने कि ऐसे-ऐसे करके रिज़ल्ट आ गया है और मैंने क्लियर कर लिया है, तो ही वाज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने अपने ताऊ को कॉल करा, और बाकी भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको कॉल करा। सभी लोग बहुत खुश थे। इवन सर जब मैंने रिज़ल्ट अपना देखा, तो आई गॉट अ लिटिल बिट इमोशनल ऑल्सो, बिकॉज़ इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था, और मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत सक्सेसेस दोनों देखी है। तो सर आई वाज़ वेरी हैप्पी। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो इतने टाइम से आपने जैसे कहा कि बहुत सारे फेल्योर्स देखे, है ना, तो कब से तैयारी कर रहे हो आप, कब से स्टार्ट किया आपने ये पूरी। सर मैंने थोड़ा सा पहले चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है कहाँ से हुई है, तो इसके बाद हम सारी बातें ये एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद कॉलेज कहाँ से किया आपने। यस सर। सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गुरुकुल पब्लिक स्कूल देहा बलसन से हुई है। मैंने वहाँ से अपनी 10th करी है। और सर उसके बाद मैंने डीएवी लक्कड़ बाज़ार शिमला से अपनी 12th करी है। उसके बाद सर मैं चंडीगढ़ गया था। 1 साल मैंने ड्रॉप करा था क्योंकि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहता था, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद सर मैं डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, वहाँ से मैंने बीएससी करी। और सर उसके बाद मैंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी करी है। तो सर ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रही है। ये सर। अच्छा, तो डीएवी कॉलेज की बात बोली आपने, तो मुझे अच्छा लग रहा सुन के, क्योंकि मैं भी डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो डीएवी कॉलेज का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं भी सर उसका पार्ट डीएवी रहा हूँ। डीएवी कॉलेज का तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अ पार्टी कॉल्ड एचपीएसयू, हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन।
तो हम लोगों ने वहाँ पे वो फाउंड करी थी। हम लोग 3 दोस्त थे, मैं, सत्यव्रत और आदित्य। हम तीनों ने एचपीएसयू की जो है वहाँ पे सत्यव्रत जिन्होंने इस बारी इंटरव्यू दिया आपके साथ, है ना? ठीक है। तो हम तीनों ने वहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन डीएवी कॉलेज में फाउंड करी थी। और सर बाद में एट द एंड जब हम वहाँ से निकले तो हम लोगों ने इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। आई वाज द कैंडिडेट, सो आई वाज द एससीए वाइस प्रेसिडेंट इन 2018 ऑफ डीएवी कॉलेज। सर वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम हमारे लिए। और सर आज भी जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है। क्या सीखा आपने उस पॉलिटिक्स जब आप इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में? सर बहुत कुछ सीखा सर। एक तो सर टीम वर्क जो है वो सीखा। दूसरा कि हम लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है उसके बारे में पता लगा। और तीसरा सर जो वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो वहाँ पे हमारा बना वो आज तक हमारा वैसा ही है। और सर मैं उसको हमेशा चेरिश करता हूँ कि वो मोमेंट्स जो हमने वहाँ पे स्पेंड करे थे। क्योंकि देखो डीएवी कॉलेज में जो एक बारी जाता है तो सच में कुछ बने ना बने तो दोस्त उसके अच्छे बनते हैं और पक्के बनते हैं। तो मैं भी यही मतलब रिलेट कर पाता हूँ आपके साथ कि जो मेरे उस टाइम के दोस्त है वो आज भी वैसे ही है। तो पॉलिटिक्स में रहे तो जनरली ये देखा जाता है कि जब कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला जाता है तो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उसको अपना फुल टाइम उसमें देना पड़ता है। तो फिर आप बोले कि आप यूनिवर्सिटी चले गए, तो यूनिवर्सिटी में भी क्या आप पॉलिटिक्स रखी कि तैयारी में आ गए थे? मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी भी गया था। क्योंकि जब आप वहाँ पे माहौल ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में इलेक्शन जीतते हैं तो आपका मन होता है कि भाई अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पे भी इलेक्शन जीतेंगे। तो 1 साल के लिए मैं 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी भी गया था और वहाँ पे भी हमने इलेक्शन लड़ा। वहाँ पे भी जो हमारे कैंडिडेट थे वो जीत गए थे। फिर 2020 में क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो इस वजह से हम लोग फिर उसके बाद तो मैं गाँव आ गया था। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि भाई कुछ और करता हूँ लाइफ में। फिर 2021 से मैंने अच्छे से फिर तैयारी शुरू करी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर लॉकडाउन ना आता और चंडीगढ़ में रहते, फिर आप तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में होते, फिर शायद इधर नहीं आते, ऐसा भी लगता है कुछ? नहीं सर, 2019 में जो मेरे साथ के दोस्त थे वो सभी यूपीएससी की तैयारी करने लग गए थे। अच्छा, आपने पॉलिटिक्स छोड़ के सीधे यूपीएससी में आ गए? हाँ जी, मेरे जैसे सत्यव्रत जो हाँ। है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अभी उसने 3 मेंस भी लिख दिए हैं। तो फिर कहीं न कहीं उन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट करा कि भई अब हमारे को मतलब सीरियस होना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू आवर करियर। क्योंकि जो हमारी पार्टी थी वो एक स्टूडेंट विंग थी और स्टूडेंट विंग का लिमिटेड सा स्कोप था उसका। तो हम चाहते थे कि भई करियर में कुछ बेटर करे। तो फिर 2021 से मैंने अच्छे से फुल टाइम प्रिपरेशन करी और फिर अच्छा, मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक टाइम मैं भी थोड़ा इन्वॉल्व था, कॉलेज में तो नहीं था, यूनिवर्सिटी में हो गया था मैं इन्वॉल्व। तो फिर साथ साथ मैंने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। तो पर मैं बड़े टाइम से एग्ज़िट करके अपनी तैयारी में ही लगा रहा ज़्यादातर। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी उस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के पार्टियाँ वहाँ हिमसू है, एचपीएसयू है ना, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं। तो उनके बारे में उनको क्या संदेश देते हो आप? क्या बोलना चाहते हो आप उन लोगों को जो अभी फुल टाइम या जैसे भी अधूरे-अधूरे जैसे भी जुड़े हुए हैं? और ये तो पक्की बात है, जैसा आपने बोला एक पॉलिटिकल विंग है ये, है ना? ऐसा भी है नहीं कि कोई हिमाचल की पॉलिटिक्स में या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिल भी सकती है बट इतना भी ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर उन सभी के लिए मेरा मैसेज यही है कि एक तो वहाँ से आप सीखें मतलब जो आप उस एसोसिएशन में रहकर सीखें वहाँ से मतलब आपको एक तो लीडरशिप क्वालिटी आप सीख सकते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर आप देखा जाए तो करियर आप वहाँ पे इतने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो आप अपना उस तरफ अपना करियर तो धीरे-धीरे कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप कॉलेज टाइम में एंजॉय करें लेकिन साथ-साथ में अपने करियर पर भी फ़ोकस करें। अगर मैंने थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता अपना तैयारी करना तो क्या पता मुझे इतना टाइम ना लगता। और क्या पता मैं 2-3 साल पहले एग्ज़ाम निकाल लेता। तो मेरा सभी को यही मैसेज है कि आप लोग सीखें जो राजनीति से जो सीख सकते हैं, एचपीएसयू या हिमसू से जो सीख सकते हैं वो करें। लेकिन उसके बाद अपने करियर पर भी फ़ोकस करें क्योंकि वो हमारा लार्जर गोल होना चाहिए। हमें स्टेट के लिए काम करना है, स्टेट की डेवलपमेंट में हम काम कर सकते हैं। तो वो उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो फिर आपने फुल टाइम तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं।
तो आपने पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया सीरियसली, है ना? तो आप बोल रहे हो कि आपको सक्सेस नहीं मिली। तो कितने साल आपका प्री क्वालीफाई नहीं हुआ? सर 2021 में मेरे 103 मार्क्स थे। उस साल कट ऑफ 108 गई है, तो मेरा 3 या 4 नंबर से रह गया था उस साल। फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था 2022 वाला, उसमें मेरा क्लियर हो गया था प्रीलिम्स और मैंने मेंस लिखा था उस साल। उस साल मेरे 400 मार्क्स थे, तो मैं कट ऑफ से थोड़े ही नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद सर 2023 में मैंने फिर से तैयारी करी, फिर से प्रिपेयर करा खुद को। उस साल सीटें भी कम थी और मेरा क्वालीफाई भी नहीं हो पाया, प्री ही क्वालीफाई नहीं हुआ। 2024 में मेरे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था प्रीलिम्स में, मेरे 124 मार्क्स थे, लेकिन मेरा सी सेट की वजह से रह गया था। और 2025 में इस बार मेरा क्लियर हो गया तीनों। अच्छा, तो इस बार आपका क्लियर हो गया। तो जो आपने इतने फेलियर देखे, कहीं प्री हो रहा है, कहीं मेंस नहीं हो रहा है, तो इतने लंबे टाइम में ना हमें सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपने पर्सनल लेवल पे भी हम बोल सकते हैं कि पर्सनली मैं कैसे अपने आप को अपलिफ्ट रखूँ, है ना, और उस तैयारी में लगा रहूँ। और फिर घर से भी प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम, और आपके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, और क्या आपके पास ऐसे टूल्स थे जिनको आप यूज़ करते थे कि नहीं, मुझे एक मोटिवेटेड रहना है, मुझे इस तैयारी में रहना है? जी सर। सर एक तो सर मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, मेरा सर्कल बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं सत्यव्रत कैंथला, भानु गुलेरिया सर, हरीश सर, इन सभी ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करके रखा और काफ़ी हेल्प करी। इवन ड्यूरिंग माय फेलियर्स आल्सो दे यूज्ड टू सपोर्ट मी। सेकंड सर पर्सनली भी मैं सर काफ़ी मोटिवेटेड था कि भई मुझे निकालना तो है ही है ये एग्ज़ाम, कैसे भी करके मेहनत करनी है। तो मतलब मैं कुछ दिन के लिए डिमोटिवेट होता था, लेकिन उसके बाद मैं बाउंस बैक करता था और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं और बेटर करूँ नेक्स्ट टाइम। और मेरे हिसाब से ड्यूरिंग फेलियर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फेलियर्स के रीज़न क्या-क्या है और उन पर काम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो हम बेटर और इम्प्रूव भी करते हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि अपनी गलतियों से सीखूँ कि इस बार मेरा क्यों एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और उस पर काम करने की कोशिश और करता था। फैमिली कैसे इस टाइम आपके साथ कम्युनिकेट करती थी? सर फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी मेरी। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम हियर फॉर यू। तुम अपनी मेहनत करो और खूब लगे रहो तैयारी में। जितना मतलब उन्होंने कभी कंप्लेन ही नहीं करी मुझे। अच्छा, और कौन लोग थे आपकी फैमिली में जो आपको इस तरह से हाँ सपोर्ट जी, कर रहे थे? मेरी सिस्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे ताऊ जी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ही जबकि अभी जब मेरा इंटरव्यू था तो आई वाज़ लिटिल बिट नर्वस, तो वो लोग खुद आए यहाँ पे मेरे से मिले और मुझे मोटिवेट करा, गाइड करा कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वी आर देयर फॉर यू, तू बस हार्ड वर्क कर, अपनी बेस्ट दे। तो सर अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो आई थिंक और भी ईज़ी हो जाता है। तो आपको बीच पे खुद भी लगता था डर कि यार ये ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा? हाँ सर, अभी जैसे सर 2 बार नहीं हुआ था मेरा, लगातार 2 बार मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। और फिर मुझे लगता था कई बार कि अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? बट आई थिंक सर एक ज़ील होती है जो इंसान के अंदर होती है कि नहीं करना तो है ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना तो है। तो दैट वाज़ देयर ऑलवेज़ कि मुझे करना तो यही है और करूँगा ही करूँगा। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी जो बात जो मुझे अपने में लगती है, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं अपने गोल के प्रति हमेशा हार्ड वर्क करता रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं डिसिप्लिन रहने की भी हमेशा कोशिश करता हूँ। तो दैट वर्क्ड फॉर मी आई थिंक। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा भी था, कोई प्लान बी, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करूँगा, या कभी कुछ सोचा था या कुछ किया था? सर प्लान बी ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगर ना होता तो मैं घर जाकर बगीचे वगैरह सँभालता और एनजीओ के लिए काम करता, क्योंकि मैंने अपना एनजीओ भी खोल रखा था। तो मेरा एनजीओ नई पहल है, तो उसके थ्रू मैं सोसाइटी को सर्व करता और बाकी अपने घर वालों की हेल्प करता इन हॉर्टिकल्चर सर। तो आप नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी अपनी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ में क्योंकि आ मैं जाते थे। गाँव में ही रहता था मोस्टली, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी था। एप्पल फार्मिंग एक हॉबी भी बन गई थी, तो मैं सपोर्ट भी करता था घर वालों को। तो आई थिंक मैं उसमें भी बेटर कर सकता था, अगर ना होता तो मैं तो आपके उधर कर पास सक एक बैकअप था कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं इस तरफ जाऊँगा, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहे। ठीक है जी। जैसे। हाँ जी। बट मुझे ये था कि भई कैसे भी करके मुझे निकालना तो है ही। हाँ। चाहे मुझे 1 साल और भी लगता, तो भी मैं ट्राई करता और बट निकालता बट इस एग्ज़ाम को। कभी यूपीएससी के बारे में नहीं सोचा? सर मैंने वैसे कभी सोचा नहीं है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं प्रिपेयर करूँगा यूपीएससी के लिए भी। ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखो आपने इतने सारे प्रीलिम्स भी दिए हैं ना, तो मुझे ये बताइए कि
प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच रहती थी, और अभी वाले प्रीलिम्स के लिए आपने कुछ खास किया? जैसे आपने बोला कि 2 बारी मेरा प्री ही रह गया था, तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी प्रीलिम्स के लिए, और कौन-कौन से रिसोर्सेज़ बुक्स फॉलो करी, और रिवीजन का क्या रोल रहा इसमें? जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं कि हमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ को रिकमेंड करना चाहिए, और कई बच्चों की ये भी रहती है कि बहुत सारे बुक्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी थी इसमें? जी सर, अगर मैं रिसोर्सेज़ की बात करूँ सर, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ होने चाहिए। तो मेरे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल प्रदेश के लिए मैं जोग्टा अकेडमी की बुक शुरू से लेकर अभी तक वही यूज़ करता था। उसको मैंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज़ कर लिया है। तो आई थिंक वो तो रामबाण है हिमाचल प्रदेश पढ़ने के लिए। सेकंड सर, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो उसके लिए स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, फिर शंकर आईएएस हो गई एनवायरनमेंट के लिए। तो ये कुछ कॉमन बुक्स जो है जो, कॉमन बुक है वही ये पढ़ी सर है वो आपने? वही पढ़ी है मैंने। ठीक है। और सर इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो वो जो जोग्टा अकेडमी का इकोनॉमिक सर्वे आता था, तो वो वही मैं रिवाइज़ करता था, कई बार रिवाइज़ करता था। तो ये सब चीज़ें। अगर सर ये बताऊँ कि मैंने इस बार क्या अलग करा, तो आई थिंक सर मैंने एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा सॉल्व करे इस बार। आई थिंक सर हम ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत कम सॉल्व कर। हाँ, मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चे नहीं करते। तो ठीक आई है। थिंक सर एमसीक्यू जितने हम सॉल्व करेंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, और उससे आपका प्रीलिम्स निकलने के जो चांसेस है वो इजी हो जाते हैं। सेकंड सर, मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेस्ट सीरीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करा। जैसे कि आपका मेगा मॉक हुआ था, उसमें आई स्कोर्ड इन टॉप 10। तो मेरे को उस वजह से मेंस के लिए भी फ्री मिल गई थी सर टेस्ट सीरीज़। तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। ये सर। अच्छा, फिर ये हो गया आपका प्रीलिम्स ने, इस तरह से आपने मतलब आप ये, हम इससे ये क्या कहते हैं, बात कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन और जो रिसोर्सेज है उसको हम कम से कम रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, फिर बात आती है मेंस की। तो मेंस के लिए क्या अप्रोच रही है आपकी? सर मेंस के लिए तो एक तो मेरे पहले से नोट्स तैयार थे पहले से ही। दूसरा सर, इस बार मैंने आपके जो ऑसम नोट्स हैं उनको भी रेफ़र करा, और उनके शॉर्ट नोट्स भी बना दिए थे लास्ट के लिए, ताकि मैं लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट से भी रिवाइज़ कर सकूँ। तो एक तो मैंने वो यूज़ करे मेंस के लिए। और सर सेकंड, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। मैंने अलाइड का भी क्योंकि मेंस लिखा था, तो उस टाइम भी मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हो सकती थी उतनी लिखी है। आई यूज़्ड टू कम, जबकि यहाँ पे बीसीएस आना पड़ता था मुझे टेस्ट सीरीज़ लिखने अलाइड के टाइम पे। आप संजौली से आते तो थे कि? संजौली से हाँ। आता था सर। तो यहाँ आकर मैं सारे टेस्ट लिखता था अलाइड के मेंस के। उसके बाद सर, क्योंकि एचएएस के लिए वहाँ पे ही संजौली में ही टेस्ट सीरीज़ हो गई थी, तो मैंने सारे टेस्ट लिखे हैं। और मेरे को, मैं हर टाइम जब भी मेरा एक कोई टेस्ट चेक होता था, उसके बाद मैं टीचर्स के साथ बैठता था। जैसे अभिनव सर के साथ, रौनक सर के साथ मैं रेगुलरली बैठता था और उनसे पूछता था कि मैं क्या इम्प्रूव कर कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टीचर से बात करो कि भई हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स है। तो आई थिंक मेंस में तो मैंने काफ़ी इस बार इम्प्रूव भी करा है। मेरे को टीचर्स की रिकमेंडेशन भी काफ़ी अच्छी आती थी कि यू आर डूइंग गुड। तो सर मेंस के लिए आई थिंक एक तो ऑसम नोट्स जो है आई विल रिकमेंड फॉर एवरीवन। सेकंड, आप थोड़ा करंट अफेयर पर फोकस करें, तो उसको बेटर करें, करंट अफेयर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालें। तीसरा, कि आप एग्जाम्पल्स दे सकें जब आप आंसर लिखते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स, हर पॉइंट में एग्जाम्पल्स दे सकें। और जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल एडीआर की रिपोर्ट है या फिर कोई भी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती है, सेकंड जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स है, तो वो डालें। जितनी आप एग्जाम्पल्स डालोगे उतना बेटर आंसर बनता है। तो सर आई थिंक दैट आई विल रिकमेंड। ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की, है ना? तो ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी था, है ना? तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कि मुझे ये ऑप्ट करना है? और दूसरा, ऑप्शनल के लिए आपकी अप्रोच क्या थी? और आपने ये भी बताना है कि अगर किसी को सोशियोलॉजी लेना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक मटेरियल क्या हो सकता है जिसको आप रिकमेंड करते हो? यस सर। सर ऑप्शनल को मैंने कैसे सिलेक्ट करा था, एक्चुअली 2021 में मैंने पहली बार मेंस के लिए तैयारी करी थी। तो उस वक़्त एक तो मैंने ये देखा था कि कौन-सा ऑप्शनल ऐसा है जो जीएस 1 या फिर जीएस में हेल्प कर जाए। तो उस हिसाब से मैंने सिलेक्ट करा कि सोशियोलॉजी जो है वो जीएस 1 में भी हेल्प करेगा और मेरे एसए पार्ट में भी हेल्प करेगा।
तो एक रीज़न ये था सोशियोलॉजी को लेने का। दूसरा मेरे को सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी के बारे में पढ़ना, उसका भी काफ़ी शौक था। तो इसलिए भी मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो रखा था सर। दूसरा सर अगर मैं बुक्स की बात करूँ, तो मैंने नितिन सांगवान जो है वो पढ़ी है सोशियोलॉजी के लिए। इस बार मैंने चैट जीपीटी का काफ़ी यूज़ करा सोशियोलॉजी के लिए। और तीसरा सर मैंने इस बार टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी। मैं कैलाश पांडे सर के की मदद ली थी। उनको मैं टेस्ट भेजता था अपने, तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि इस तरीके से आपको इसमें इम्प्रूव करना है, कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करना है, वो सारा सर ने बताया मुझे। तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। मैंने ये देखा है स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश कि बच्चे सोशियोलॉजी या ऑप्शनल की उतनी टेस्ट सीरीज़ लगाते नहीं हैं। आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी कि आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल इज़ वेरी मच डिसाइडिंग ऑल्सो। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। वहाँ पे फिर कैलाश पांडे सर ने भी मेरे को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करे थे, तो दैट वाज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो सर ये सब चीज़ें मैंने करी है सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है। तो अच्छा, एक बात आती है यहाँ पे करंट अफेयर्स की, है ना? तो करंट अफेयर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, प्रीलिम्स में रहता है, मेंस में रहता है, इंटरव्यू में रहता है। तो इसके लिए क्या अप्रोच थी आपकी? क्या आप पढ़ते थे? कैसे क्या नोट्स वगैरह बनाते थे? यस सर। है ना? सर करंट अफ़ेयर के लिए एक तो मैं ज्ञानम जो मैगज़ीन आती है उसको रेफ़र करता था। ठीक है। दूसरा सर विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन आती है उसको भी रेफ़र करता था। फिर तीसरा सर हिमाचल प्रदेश के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, वो ही मैं पढ़ता था हिमाचल प्रदेश के लिए तो। तो वहाँ से सर मेरा करंट अफ़ेयर जो है वो पूरा हो जाता तो था। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे कुछ आप? सर न्यूज़पेपर मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन मैं आर्टिकल जो है वो फ़ोन पे पढ़ लेता था सर, तो उससे काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। लेकिन सर जब इंटरव्यू का स्टेज था, तब तो मैंने 2 न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़े हैं। यस सर। अच्छा, जैसे ये नोट्स बनाना है ना, अब तो आज की डेट से तो क्या है कि जैसे अब नोट्स मिल भी जाते हैं, है ना? जैसे बने-बनाए, जैसे हमारे ऑसम के नोट्स है और कहीं और भी मिल जाते हैं। तो आप क्या नोट्स वगैरह बनाते थे? कुछ हैंड यस। सर मैंने तो सर 2021 में जब तैयारी शुरू करी थी, तो उस टाइम पे ही नोट्स बना दिए थे। जैसे स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, और आज तक मैं उनको ही पढ़ता हूँ लास्ट मोमेंट में, कि वहाँ से रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर दूसरा सर जैसे पॉलिटी है उसके तो आई थिंक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री के बनाए थे, फिर ज्योग्राफ़ी के भी थोड़े बहुत मैंने बनाए थे, इकोनॉमी के बनाए थे। तो उन सब चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हैं। इवन मेंस के लिए भी मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ऑसम नोट्स जो थे, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। दे वर क्वाइट बेनिफिशियल, स्पेशली दिस ईयर आई यूज़ देम। तो यस सर। अच्छा, वैसे एक पर्सनल सवाल है आपसे कि देखो, जब हम तैयारी में होते हैं ना, देखो अभी हमने कितनी बातें कर ली, ऑप्शनल पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ये करना है, वो करना है और टाइम बहुत लगता है। तो आप अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए, सोशलाइज़ेशन के लिए, है ना? तो और थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए अपनी बॉडी को, माइंड को, है ना? तो उसके लिए क्या करते थे आप? देखो, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ ये बात कि भाई आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिंगल बैंड बन के रह जाओ कि तैयारी ही कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और तो कभी कहीं न कहीं आपको अपनी एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो देखनी होती है ना? तो शायद एक स्ट्रेस भी तभी मैनेज होगा जब आप अपने आप को अब थोड़ा-सा पढ़ाई से भी बाहर निकालो। तो चाहे सोशलाइज़ेशन है, चाहे जैसे मैंने बताया मेंटल और फिज़िकल के लिए, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो आप बताना चाहते हो बच्चों को अपनी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ताकि वो आपके साथ रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि पढ़ना ही एक सब कुछ होता है, क्योंकि आपको एक लंबी जर्नी जर्नी होती में चलना है। सर, मैं यहाँ 2-3 साल से तो मैं शिमला में ही रह रहा था। तो मैं जब भी मेरे को फ्री टाइम होता था तो मैं गाँव चला जाता था, ठीक है। और गाँव में फिर हॉर्टिकल्चर जो एक्टिविटी होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। जो गाँव में फंक्शंस होते थे वो भी सारे अटेंड करता था। लास्ट ईयर तो सर मैंने जितनी भी गाँव में शादियाँ थी सारी अटेंड करी है। तो ये सब चीज़ें करता था मैं, क्योंकि इससे सोशलाइज़ भी हो जाते हैं, और आप ऐसा भी आपको प्रेशर भी थोड़ा कम होता है। आपको सोसाइटी को भी लगता है कि भई ये सोसाइटी का पार्ट ही है। तो वो सब चीज़ें करनी चाहिए, हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेकर भी नहीं रहना चाहिए। और सर मैंने कुछ टाइम से तो पढ़ना भी थोड़ा लिमिटेड आवर्स कर दिए थे, कि मैं 7-8 घंटे पढ़ता था। तो आई यूज्ड टू गिव माय फुल टाइम टू, मैं मतलब वो पूरे प्रोडक्टिव आवर्स बनाने की कोशिश करता था। तो सर इस तरीके से मैं कर रहा था अभी 1 साल से तो। और आई थिंक सर उतना ही हमारे को नीड होती है कि हम 7-8 घंटे अगर पढ़ लें, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है।
यस। अच्छा, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहा आपको इस पीरियड में? सर दोस्तों के साथ तो मैं हमेशा कम्युनिकेट करता रहता था, जबकि मैं मेरे क्योंकि काफ़ी दोस्त चंडीगढ़ में थे, तो मैं चंडीगढ़ भी जाता था उनसे मिलने कई बार। फिर यहाँ पे क्योंकि मैं जाखड़ा ब्लेसिंग लाइब्रेरी में होता था, तो वहाँ पे मेरे कई दोस्त थे, तो उन लोगों के साथ भी मैं कम्युनिकेट करता था। हम लोग बातें करते थे, ज़ैरो में बैठ के गप्पे मारते थे। तो सर ये सब चीज़ें तो करते ही थे। यस सर। ठीक है। अब देखो, जैसे इस तैयारी में ऐसा होता है कि एक टाइम आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है ना, तो जैसे कि कटना पड़ता है कई बारी, दोस्तों से भी कटना पड़ता है, घर से कटना पड़ता है, और जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हैं। फिर जब आप अपना बेस्ट कर लेते हो, है ना? जब आपको पता है कि ठीक है यार, मेरा तैयारी हो चुकी है, तो फिर एक टाइम के बाद फिर हमको थोड़ा नॉर्मल भी होना पड़ता है। तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ आए ऐसे पीरियड की जब आपको पूरा झोंक दिया उस तैयारी में? और जैसे भी आप बोल रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आप थोड़े बाहर भी निकल गए थे, अपने फंक्शन जा रहे हो, सोशलाइजेशन कर रहे हो, तो कैसा ये अनुभव रहा आपका? सर जैसे मैं 2021 में सर, उस वक़्त मैं कॉलेज में पॉलिटिक्स वग़ैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो उस वक़्त तो बहुत लोगों से मेरी जान-पहचान भी थी, तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद सर जब 2021 के बाद जब मैंने तैयारी करी, तो उसके बाद से मैं कम सोशलाइज़्ड होना शुरू हो गया। मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था। स्टार्टिंग में तो मैंने पढ़ाई भी काफ़ी करी है। मैं काफ़ी घंटों-घंटों तक लाइब्रेरी में बैठा रहता था। लेकिन सर लेटर ऑन जब मुझे लगा कि अब मेरी तैयारी हो गई है, अब मेरे को कुछ चीज़ों को रिफ़ाइन करना है, तो फिर उस हिसाब से घंटे कम होते गए और मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ी। बट ये है कि इम्प्रूवमेंट का जो रूम है वो तो हमेशा रहता है, तो वो मैं इम्प्रूव करता रहता था हर टाइम, और उस चीज़ ने मेरी मदद भी करी है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। अच्छा, जो बच्चे देखो तैयारी कर रहे हैं अभी, कई थोड़े-थोड़े एग्ज़ाम नंबर से रह रहे हैं, मेंस में रह रहे हैं, है ना? तो आप उनको कुछ ऐसी बात बताओ कि जो रियलिटी में हेल्प करती है ना? कि कुछ भी हो सकता है ऐसा, कि डाटा है, चाहे कुछ एग्ज़ाम्पल है ना? कैसे इनको रिटेन करें, कैसे इनको रखें अपने पास, है ना? वो क्या है? सिर्फ अगर किसी का प्रीलिम्स रह रहा है, तो एक चीज़ जो मैं सभी को रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर है। जैसे कि यूपीएससी में भी कहा जाता है कि आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन बिफोर द प्रीलिम्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितने एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, उतने सॉल्व करें, और उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाएगी और आप और नज़दीक पहुँच जाओगे क्लियर होने के। दूसरा सर कि सीसैट को भी सीरियसली लें और सीसैट पर भी फ़ोकस करें, क्योंकि मैंने बीएससी करी है, तब भी मेरा सीसैट रहा एक बार। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप सीसैट पर फ़ोकस करें, और सीसैट भी क्योंकि टफ़ होता जा रहा है, तो उस पर भी फ़ोकस करने की बहुत ज़रूरी है सर। फिर मेंस के लिए सर आई वुड रिकमेंड कि एक तो आप अपने आंसर्स में डाटा, फैक्ट्स ये सब चीज़ें डालें, और उसको सर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि और जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि बॉडी जो है और इंट्रो जो है, उसको और बेटर करें। इंट्रो में अगर आप कोई कमिटी की रिकमेंडेशन या फिर कोई रिपोर्ट डाल सके, तो उससे आपकी इंट्रो और बेटर हो जाती है। सर ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और सर वे फॉरवर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सर थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव दिखाए कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो चीज़ों को, तो वो उस तरीके से वे फॉरवर्ड हो तो वो बेटर होगा। तो सर ये सब चीज़ें मेंस में हम कर सकते हैं जो बेटर कर सकते हैं। बाकी सर मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चे इस बार नहीं हो पाया जिनका, हमें ये मानना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट मोर ऑल अबाउट हार्ड वर्क सर। थोड़ा बहुत किस्मत भी होती है। कई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था इस बार। इवन मेरे भी कई दोस्त हैं जो बहुत डिज़र्विंग है, बट इस बार नहीं हो पाया। तो आई वुड से कि वेट करें, पेशेंस रखें। भगवान आपको सफलता ज़रूर दिलवाएगा। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पेशेंस रखें, पेशेंस इज़ द की। इवन मेरा भी 2 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो आई वाज़ वेरी डिसहार्टेंड कि यार मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा है। एक बार मेरे 124 मार्क्स थे प्रीलिम्स के जीएस में, लेकिन उस साल मेरा 1-2 नंबर से सीसैट की वजह से रह गया। तो और उस साल मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी थी। उस साल मेरा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, वो भी 1 नंबर से रह गया। तो दैट वाज़ वेरी टफ टाइम, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लगे रहें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि देखो, जब हम एक छोटे से एरिया से आते हैं, वहाँ से जब सिलेक्शन हो जाती है, तो उस एरिया के प्रति भी हमारी कुछ कृतज्ञता रहती है
और जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है और कैसे आपकी फैमिली को आपको लोग देख रहे हैं, विश कर रहे हैं? तो क्या कहना चाहते हो आप अपने एरिया के लिए? सर मेरा एरिया बलसन एरिया, वहाँ से सर पहली बार मतलब 10-15 साल बाद पहली बार कोई एचएएस का एग्ज़ाम किसी ने क्लियर करा है। तो आज आजकल तो सर मेरे घर में काफ़ी लोग आ रहे हैं, सभी लोग विश कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और आई थिंक सर सभी लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। आई थिंक सर आई हैव ऑल्सो बिकम अ रोल मॉडल फॉर फ्यू पीपल जो अब आएँगे और मुझे लगता है सर कि आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बलसन एरिया से आएँगे और एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे एरिया के लोग आगे आएँ और मेहनत करें और सर्विसेज़ में अपनी स्टेट की डेवलपमेंट में काम करें। क्योंकि हमारे एरिया के जो लोग हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है। उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही काम पर्सनैलिटीज़ होती है वहाँ पे। तो आई थिंक सर आने वाले टाइम में वी विल सी मोर ऑफिसर्स फ्रॉम आवर एरिया सर। अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट देखा है हमने ना, तो हिंदी में बड़ी परेशानी रहती है। शायद इस बारी शायद उतनी ना हो, फिर भी डरे हुए थे शायद, इसलिए आप भी डरे हुए हुए। तो कैसे टैकल किया आपने हिंदी को? सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा हिंदी जो है अलाइड में मेरे 50 मार्क्स थे, तो आई कुडन्ट क्लियर अलाइड बिकॉज़ ऑफ दैट क्योंकि मेरे टोटल मार्क्स जीएस में अच्छा स्कोर था, आई स्कोर 97 मार्क्स। इवन इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन मैं हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मेरा अलाइड रह गया था। इस बार सर मैंने चेंज यही करा था, एक तो मैं मैम का थैंक करना चाहूँगा, जो जोगटा मैम हिंदी के टीचर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि भई कैसे आप हिंदी में अशुद्धियाँ कम करें। इस चीज़ पर उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि भई आपको अशुद्धियाँ कम करनी है। दैट वाज़ वन ऑफ द मेजर इश्यू जो मेरे साथ था। तो उस पर मैंने काम करा और दूसरा सर मैंने थोड़ा जो ग्रामर वाला पोर्शन है, उसको भी अपना और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। तो ये सब चीज़ें मैंने चेंज करी थी इस बार और आई थिंक वो वर्क भी करी इस बार। अच्छा, फिर बात करते हैं इंटरव्यू की, है ना? तो इंटरव्यू की भी एक तैयारी तो रहती है, चाहे जो मर्ज़ी हम बोलें, इंटरव्यू को एक पर्सनली टेस्ट है, तो हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आपकी क्या अप्रोच रही है इंटरव्यू को लेकर? जी सर। सर इंटरव्यू एक्चुअली एक तो मैंने अलग-अलग जगह मॉक दिए और उससे काफ़ी हेल्प हुई क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लाइब्रेरी में रह रहा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस का इश्यू था मेरे साथ और फिर वो बोलने का इश्यू भी होता ही है। वो झिझक थी कि इंग्लिश में किस तरीके से बोल पाऊँगा। तो वो चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई जब मैंने मॉक दिए और मैंने काफ़ी मॉक दिए, कई जगह मॉक दिए, उससे मैं बेटर होता गया। और जो टीचर्स गाइड करते थे कि भई ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, तो वो चीज़ें भी मैं इम्प्रूव करता था और उससे थोड़ा बेटर होता गया। एक चीज़ जो मैं सीखा इस प्रोसेस में कि आपको जो जब आपका इंटरव्यू है, तो आपको एक तो हम्बल रहना है उनके सामने और आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने होते हैं। अगर आप वो करते हो तो आपको इंटरव्यूअर जो है वो ठीक मार्क्स दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें अगर आप करोगे, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा कितने और मिनट चला आपका इंटरव्यू? सर मेरा सर 1:15 पे स्टार्ट हुआ था और सर 45 मिनट चला था टोटल, 2 बजे तक था मेरा, लंच से मेरा पहले हो गया था इंटरव्यू। जी सर। ओके। अच्छा, जैसे इंटरव्यू में हमने थोड़ा देख सुना है इस बारे की सिचुएशनल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं कि ऐसे रादर देन कि करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के, तो आपके सामने भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। तो मैं जैसे सबसे ही पूछ ही रहा हूँ ये वाला सवाल ना, कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा होगा कि यार बड़ा अच्छा था, आप खुश हो गए उस क्वेश्चन का जवाब देके? ये स सर एक तो मेरे से एप्पल फार्मिंग के बारे में पूछा, काफ़ी गया था क्योंकि मैं हॉबी लिखा था कि एप्पल फार्मिंग मेरी हॉबी है। तो उसके बारे में पूछा गया था कि कौन-कौन सी वैराइटीज़ आप लगाते हो और आप घर में क्या नया कर रहे हो और कैसे हम एप्पल इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं। तो उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर दूसरा सर अगर मैं टफ़ क्वेश्चन की बात करूँ, तो मेरे से ज़ू के बारे में पूछा गया था कि आर ज़ू एथिकल और अनएथिकल? तो दैट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट खुद अभी ज़ू बना रही है कांगड़ा में। तो मेरा मुझे मतलब ज़ू फ़ेवर में ही ब बात करनी थी। तो मैंने कहा कि सर एथिकल सर ये सही है, हमें ज़ू ब बनाने चाहिए और मैंने उसके पॉइंट्स भी दिए कि भई क्यों ऐसा होना चाहिए। तो सर वो एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा सर करप्शन पर काफ़ी पूछे मुझसे क्वेश्चंस
कि करप्शन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि अगर हम आपको फॉरेस्ट का कोई ऑफिसर बना देते हैं और आपको डीएफओ जो है वो बोल रहे हैं कि ये काम इस टाइम में और कोई गलत काम बोल रहे हैं करने को, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए कि अगर आपकी ट्रांसफ़र करवाई जा रही है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि कुछ इलीगल कार्य करो, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे। उस पर भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपके हिसाब से जैसे ये सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर कैसे दें? इसमें तो एक बैलेंस अप्रोच चाहिए आपको, क्योंकि एक साइड आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो क्या सजेस्ट करते हो आपको? सर जैसे कि मुझे कहा गया था कि आपको कोई जो बड़ा अफ़सर है वो फ़ोर्स कर रहे हैं कि ये काम इलीगल काम जो है वो करना है। तो मेरा आंसर जो है काफ़ी बैलेंस था। एक तो मैंने आंसर ये दिया कि आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम, और मैं उनसे कहूँगा कि आप मुझे रिटर्न में दें जो भी आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तभी मैं कोई कार्य करूँगा, और मैं कभी भी कोई इलीगल कार्य जो है वो नहीं करूँगा। आई विल फॉलो द रूल्स ओनली। तो इस तरह के मेरे आंसर थे। और सर मुझे कहा गया कि अगर आपको प्रेशर किया जा रहा है कि आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उस पे भी मैंने ये आंसर दिया था कि आई विल बी रेडी फॉर द ट्रांसफ़र। आई थिंक सर ट्रांसफ़र जो है वो पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा ट्रांसफ़र के लिए रेडी रहना चाहिए। तो सर इस तरीके से मेरे आंसर्स थे उनके। तो ठीक है। अच्छा, जब हम इस तैयारी में होते हैं ना, लंबे टाइम तक तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार अकेले तो मेरी शायद ये जर्नी पूरी नहीं हो पाती अगर मुझे कुछ लोगों का साथ ना होता। तो कई बारी घर वालों का भी एक लिमिटेड सा रोल होता है कि वो भी पूरी बात नहीं समझ पाते, है ना? तो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, मेंटर होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं। तो किसको ऐसा सोचते हो आप कि कोई दोस्त होगा आपका कि जो आपको यार बड़ा हेल्प किया कि भाई हाँ जी? जैसे सर मैं मेरे तो सर काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प करी है। सर जैसे कि सर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है सत्यव्रत, तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में गाइड करा कि भई कैसे आपको करना है तैयारी, कैसे आपको, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो ही वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल जिन्होंने मुझे इसकी तरफ जो है वो काफ़ी प्रेरित करा और मेरी बहुत हेल्प करी। दूसरा सर भानु गुलेरिया सर, ही वाज़ ऑलवेज़ अ मेंटर फॉर मी। राइट नाउ आई थिंक ही इज़ वर्किंग इन मंडी जुक्टा अकेडमी, ही इज़ इन चार्ज ऑफ दैट। तो सर वो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी सर। वो मुझे हमेशा गाइड करते थे, बताते थे कि आपको कैसे करना है। आज भी सर मेरी उनसे बात होती है, वो मेरे को गाइड करते हैं। इवन बिफोर द इंटरव्यू ही वाज़ टेलिंग मी कि आपको कैसे-कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इवन मैं अपनी वीडियोज़ भेजता था उनको मॉक की, तो वो मुझे गाइड करते थे कि आपको ऐसे इम्प्रूव करना है। तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू नेम रौनक सर, अभिनव सर, जो शिमला की फैकल्टी है, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सो दे आल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। फिर सर मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जैसे कि हरीश हरीश भाई हो गए, कैलाश पांडे सर हो गए, फिर ऐश्वर्या जी हो गए। तो इन सब लोगों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी है। दे वर ऑलवेज़ देयर फॉर मी। मेरे कुछ और फ्रेंड जैसे कि अक्षय हो गया, और भी सर बहुत सारे, ऋत्विक, आदित्य, इन सब लोगों ने मेरी हेल्प करी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, एंड आई एम वेरी इंडेप्टफुल उन लोगों पर कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, और ये जो सफलता है उन्हीं उन्हीं की वजह से मैं हासिल कर पाया हूँ। तो ये सर। चलिए, तो आपकी एक बड़ी लंबी जर्नी रही है। आप कॉलेज आए, पॉलिटिक्स में रहे, वहाँ भी आपने जीत हासिल करी। एनजीओ में काम किया आपने, और तैयारी में रहे, स्ट्रगल देखी, है ना? और अपने दोस्तों को आज भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा सबसे यही बात करता हूँ कि भैया, इस तैयारी में अगर आपको रहना है तो आपको बड़ा बैलेंस रहना पड़ेगा, और कब किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, कब वहाँ से एग्ज़िट करना है। और आपकी जो अपने साथ वाले लोगों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ किस तरह के रिलेशन है, तो कहीं न कहीं वो एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। तो मैं फिर से यही उम्मीद करूँगा कि आपका जो आगे फ्यूचर है वो ब्राइट रहे, और जो आपने आगे और सोचा है वो आपको मिले, और हिमाचल सरकार में रह के आप अच्छे से सर्विसेज दे पाएँ। तो इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। और अंत में एक मैसेज जो भी आप देना चाहते हो, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी में आना चाहते हैं, तो आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू टू यू। आपकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, टू ऑल द पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो।
और जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड से कि आप लोग मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। आई थिंक हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। और दूसरा कि आप अपने एफ़र्ट्स को जितना बेटर कर सको हर डे को, तो वो कोशिश करते रहे। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैं खुद भी करता था, कि मैं हर दिन अपना प्लान करता था। किसी भी दिन से पहले मैं रात को पूरा प्लान करता था कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। तो आई थिंक अगर आप वो भी करेंगे, तो दैट विल ऑल्सो मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रिपरेशन ऑल्सो। तो आप ये भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी। और वेट करें, और भगवान भगवान आपको हमेशा कभी ना कभी सफलता ज़रूर दिलाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू टू ऑल द Jokta Academy and all the people who are watching this video. थैंक यू। Thank you, sir.